अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब है ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। कल हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया था। इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और टाइप्स हैं कंपनी की। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी की डेफिनेशन ये है कि अ कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 या किसी भी पहले वाले कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कंपनी अगर रजिस्टर हुई है, बनी है, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। कंपनी लॉ में कुछ हैं कानून वगैरह, जैसे कंपनीज एक्ट 1913 है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड द कंपनीज एक्ट 2017। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। यही इंपॉर्टेंट है, ये आपने सही अच्छे से क्रैम करनी है। इसमें जो इंक्लूड्स हैं वो 3 तरह की कंपनीज होती हैं। एक तो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ। जैसे हमने ऊपर वो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, तो वो वाली कंपनी एक तो इसमें इंक्लूड होती है। दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान मतलब फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। उसके बाद और स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है कोई भी लीगल बॉडी जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही हो, कंट्रोल कर। जैसे आपके पास SCCP होता है, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि जो लिखा हुआ है ना डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किया होगा। मतलब कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर तो आपको ये MCQs आ जाए ना कि वो उसको डिक्लेयर नहीं किया वैसे बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पशन हैं। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मतलब कुछ लोग मिलकर एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे होते हैं एक दूसरे की हेल्प वगैरह करने के लिए, मेंबर्स की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। और दूसरा है कि कोई भी एंटिटी एक्सिक्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक्सिक्यूट कर दिया बॉडी कॉर्पोरेट से, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में बाहर बने, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लेन ऑफिस इन पाकिस्तान। लेन ऑफिस के बारे में आप टैक्स वगैरह में पढ़ेंगे, अगर तो आपने पढ़ लिया तो ठीक है। मतलब इसका कोई एक लेन ऑफिस हो पाकिस्तान में और बिज़नेस की कोई प्लेस वगैरह, कोई ऑफिस वगैरह, डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, खुद वो उसको इधर आकर रन करेंगे किसी एजेंट के थ्रू, और फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि ये यांगो वगैरह ना, ये मतलब उधर चाइना वगैरह में ये ऑपरेट कर रहे होते हैं फिजिकली, तो इधर इनकी मतलब ये ऐप्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को रजिस्टर कर रहे होते हैं। कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर स्पेसिफाइड मैनर, ये किसी भी दूसरे स्पेसिफाइड मैनर में वो यहाँ पे आके बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करे। ये आपने नीचे एग्जांपल खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद अब आया हमारे पास टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ कंपनी की टाइप्स होती हैं। इनमें जो एक है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि शेयर्स की जो आपकी होती है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे हमने कल बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा था। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट if any remaining unpaid on the shares they hold, the most common form of the company, कि मेमोरेंडम में एक अमाउंट स्पेसिफाई जाती है जो वो कह रहे होते हैं कि हम ये इतनी अमाउंट पे करेंगे अपने जो अनपेड शेयर्स के ऊपर। दूसरा हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें ये होता है कि वो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एक लिख के दे देते हैं रिटर्न फॉर्म में, या ये कहते हैं कि हम ये अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो हम उसके लोन्स वगैरह के लिए इतने पैसे हम खुद से देंगे, तो वो एक गारंटी वगैरह दे देते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट द कंपनीज एसेट्स इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसके एसेट्स वगैरह बेच के उसका लोन वगैरह उतारा जाता है, तो उस टाइम वो कुछ पैसे वगैरह दे रहे होते हैं मेंबर्स। ये चीज़ उनके मेमोरेंडम में लिखी होती है, जो भी इस बंदे ने जितना भी ये फेस किया कि मैं इतना दूंगा, तो वो उनके मेमोरेंडम में लिख दिया जाता है कि इस बंदे ने इतने पैसे की गारंटी दी हुई है। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी लिमिटेड, इसमें नीचे के 2 कंडीशंस भी हैं, मतलब 2 सिचुएशंस रहती हैं। एक तो ये कि लिमिटेड बाय गारंटी और उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, मतलब कि वो उसमें शेयर्स वगैरह नहीं है, तो उसमें जो लाइबिलिटी होगी वो रिस्ट्रिक्ट होगी टू द अमाउंट ऑफ गारंटी एज मेंशन्ड इन दी मेमोरेंडम, कि जितनी उन्होंने अमाउंट की गारंटी दी हुई है उन्होंने सिर्फ उतनी ही पे करनी है। और अगर तो शेयर कैपिटल है
तो इस केस में ये होता है कि जो उनके अनपेड शेयर होते हैं, एक तो वो अमाउंट भी उनको देनी होती है, और जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम में गारंटी की होती है, मेंशन की होती है, वो भी उनको अमाउंट देनी होती है। इसमें मतलब दो तरह की अमाउंट वगैरह देनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और उसमें शेयर कैपिटल भी है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है वो है अनलिमिटेड कंपनी की। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स कैन ओनली बी कॉल्ड अप ऑन वाइंडिंग अप, कि मतलब अगर तो कंपनी वाइंड अप कर रही है तो जो बंदा मिल गया उसको ही पैसे ले लो, उसको निचोड़ के रख दो। पर ये प्रैक्टिस में रेयर होती है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती हैं वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी है। उसके बाद हमारे पास ये टाइप्स हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक और जो सब पब्लिक सेक्टर कंपनी के। सिंगल मेंबर कंपनी, अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर हु इज़ आल्सो इट्स डायरेक्टर, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में। उसके बाद हमारे पास है प्राइवेट कंपनी। इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है। अ कंपनी विच बैट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, कि जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक तो ये कंडीशन है पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी के। उसके बाद मेंबर्स की जो लिमिट है ना, कि मेंबर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो। एम्प्लॉइज़ को एक्सीड करते हैं। एम्प्लॉइज़ अपनी जगह पर, जो मेंबर्स होते हैं, जो उसको ओन कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी जो लिमिट है वो 50 ही होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी की दूसरी कंडीशन है। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स, कि वो आईपी वगैरह ऑफ़र नहीं करें। मतलब अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकते, ऑफ़र नहीं कर सकते कि आप हमारे शेयर्स आके ख़रीदो। जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स काउंट एज अ सिंगल मेंबर, कि मतलब अगर दो लोगों ने मिलके शेयर्स लिए हुए हैं तो हम उनको दो मेंबर काउंट नहीं करेंगे, उनको हम एक सिंगल मेंबर ही काउंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी में और मे नॉट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। एक तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, दूसरा वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पहली हमारे पास आती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, जिसकी सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे होते हैं, लोग इनको ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। दूसरी हमारे पास है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, जिसने अभी तक अपने शेयर्स ऑफ़र नहीं किए होते, और इस वजह से उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर रहे होते, पर वो फ्यूचर में अपना आईपीओ मतलब दे सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनी, अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बेनिफिशियली ओन्ड और ऑफ विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी इज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, कि जिसकी 51% सिक्योरिटी पावर जो है वो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक ये कंडीशन। दूसरी के और विच द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इलेक्ट अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, की उसकी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है। तो वो हमारे पास जो कंपनी मिल जाती है उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। अब है हमारे पास होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। इसके बारे में भी मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था, आज हम फिर इसको पढ़ेंगे। कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी होती है जिसको एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। अब होल्डिंग कंपनी के पास या तो उसकी जो बोर्ड की कंपोजिशन है वो उसको कंट्रोल करेगी, मतलब बोर्ड में उसके अपने बंदे होंगे काफ़ी ज़्यादा, या दूसरे नंबर पे उसके पास मोर देन 50% या मोर देन 50% उसके पास वोटिंग सिक्योरिटीज़ होंगी, उसके पास शेयर्स होंगे उसके इटसेल्फ और विद अदर सब्सिडरीज। इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि या तो वो सारे के सारे शेयर उसके अपने होंगे, या फिर वो दूसरी सब्सिडीज़ के ज़रिए अपनी दूसरी सब्सिडीज़ के ज़रिए उसके शेयर्स मतलब 50% उधर बन रहे होंगे। अब ये ना कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी दो जगहों पे उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं। एक में तो उसके 50% ज़्यादा वो उसकी सब्सिडरी है, अब दूसरी में उसकी 50% से कम है, पर जिसमें कम है उसमें उसकी सब्सिडरी के भी शेयर्स हैं। तो वो अब वो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कंपनी मिलकर उस दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी वो बना लेंगे। अब ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल में भी डायरेक्ट है थ्रू एन अदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यही बात अभी जो मैंने आपको बताई। बोर्ड composition is deemed controlled if the other company can appoint or remove all or a majority of directors. बोर्ड कंपोजिशन इज़ डीम्ड कंट्रोल, डीम का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके बोर्ड कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। अगर तो इफ़ द अदर कंपनी कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, ये सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने का इख्तियार उसके पास है, तो सीधे से बात है वो उसके बोर्ड कंपोजिशन को
कंट्रोल करती है, इसमें बस ये लिखा है। उसके बाद है हमारे पास होली ओन्ड सब्सिडी। होली ओन्ड का मतलब क्या है कि उस सब्सिडी के सारे शेयर उसके पास होंगे, उस होल्डिंग कंपनी के पास पूरे के पूरे शेयर्स। A company is a wholly owned subsidiary of another company if all its shares are owned by that other company or a statutory body। उसके बाद है हमारे पास ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं और इसके सॉल्यूशंस आपको वो लास्ट में मिल जाएंगे इसी PDF में। उसके बाद हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ये है कमीशन SCCP। SCCP क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये बिकेम ऑपरेशनल हुआ था ऑन 1 जनवरी 1999, रिप्लेसिंग द कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। पहले कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी था, उसके बाद ये SCCP बन गया। इसके पास ये इंजॉय करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसके पास होती है। हेड ऑफिस इसके इस्लामाबाद में है और 8 रीजनल इसके रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, एक इस्लामाबाद में, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में और 3 है, एक मुल्तान, एक फैसलाबाद, एक सखर। Powers and functions. SCCP exercise powers under both the Companies Act 2017 and the SCCP Act 1997। एक Companies Act, एक SCCP Act रेगुलेट करते हैं और कंपनीज़ को इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज़, सारी कंपनी को रेगुलेट कर रहा होता है जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ भी इंक्लूड है। दूसरे नंबर पे डेलीगेटेड पावर्स, जो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डेलीगेट किए होते हैं कुछ पावर्स, जहाँ ज़रूरी हो वो उनको यूज़ करता है। उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में क्या क्या आता है? एक तो रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और कोई भी अदर ऐसा ऑफिस जो कमीशन ने मतलब डेजिग्नेट किया हो। परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। उसके बाद है रजिस्ट्रार की पावर्स और ड्यूटीज़। रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्टर करता है न्यू कंपनीज़ को और उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स ऑफ चार्जेस, मॉर्गेजेस और अदर स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स, किसी भी किस्म की लीगल फाइलिंग्स, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स मतलब लीगल फाइलिंग्स। उसके बाद चार्जेस, मॉर्गेजेस, ये आप चल के आगे पढ़ोगे, चैप्टर 6 है शायद चार्जेस और मॉर्गेजेस वाला, इसमें आप ये डिटेल्स में पढ़ोगे, साथ में प्लेज भी पढ़ोगे कि कोई भी मूवेबल इमूवेबल एसेट है तो कंपनी ने वो भी किसी बैंक वगैरह को दिया, गिरवी रखवाया तो उसके ऊपर उसने वो लोन वगैरह लिया हुआ है, तो ये आप चैप्टर आगे चल के पढ़ोगे आराम से। उसके बाद है कीपिंग ट्रैक ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड अंडर लॉ। उसके पास एक मतलब उनको वो ट्रैक करता रहता है जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो। उसके बाद है कॉलिंग कंपनी ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन, उनको वो बुला सकता है कि मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दो, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए हुए हैं ला के अंडर। इंस्पेक्ट करता है कंपनीज़ की बुक्स को और रिकॉर्ड्स को, उनको सीज़ भी कर सकता है अगर उसको ज़रूरी लगे कि यहाँ पे कोई कंपनी ने गड़बड़ वगैरह की है और वो मतलब उस मामले को सुलझाने के लिए, समझने के लिए वो उसके रिकॉर्ड वगैरह को सीज़ भी कर सकता है। कंपनी के ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑफिशियल होते हैं कोई भी, इसमें इंक्लूड रहते हैं एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कंपनी। उसके बाद बोर्ड, देखें ये ऊपर सिर्फ अपने पावर्स और ड्यूटीज़ वगैरह याद करनी होती हैं। ये छोटी छोटी सी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है इनको बस अंडरस्टैंड कर, जैसे ये ऑफिसर है, बोर्ड है, बोर्ड इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जिसमें बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं और डायरेक्टर्स डिसीजन कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो उसके मेंबर्स होते हैं ना वो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जो चले गए हैं रजिस्ट्रार के पास, उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई है। अब वो जो कंपनी को सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई है वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट ही या और डीम्ड मेंबर बन जाते हैं। डीम्ड को बाय डिफ़ॉल्ट ही समझ लें कि वो उधर ही बन जाते हैं, उनको इस चीज़ के लिए खुद को रजिस्ट्रार के पास मतलब एक अलग से खुद को उस कंपनी का मेंबर शो कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को रजिस्टर कराया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके मेंबर्स वगैरह बन जाते हैं। जो बाकी के दूसरे लोग हैं वो कैसे बनते हैं? अगर शेयर्स ऑफ एनी क्लास और एनी काइंड आर अलॉटेड टू दैम, उनके पास अगर कोई शेयर्स वगैरह किसी भी किस्म के शेयर्स हैं तो वो भी मेंबर बन जाएंगे। और दे बिकम द होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ द शेयर्स, अगर इनके पास कोई शेयर्स के वो होल्डर वगैरह हैं तो तब भी वो मेंबर बन जाएंगे। या फिर इन अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर तो वो कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है तो वो एग्री कर लेते हैं कि हाँ हम भी इस कंपनी के मेंबर हैं, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट वगैरह को साइन कर लेते हैं मेंबरशिप का, तो वो भी उसके मेंबर बन जाते हैं।
उसके बाद एंड द नेम इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उनका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। मेंबर इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन शेयर होल्डर्स, जो मेंबर है ये शेयर होल्डर से एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि शेयर होल्डर सिर्फ उसी कंपनी में होते हैं जिसमें मतलब शेयर्स वगैरह भी होते हैं, और मेंबर उसमें भी हो सकते हैं जिसमें शेयर्स ना भी हों, जैसे कि वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स। सॉरी वो अज़ान आ रही थी तो मैंने पॉज कर दिया था। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स, दो तरह के हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि द डिसीजन ऑफ अ कंपनी की रेजोल्यूशंस होती हैं। डिसीजंस ऑफ अ कंपनी आर मेड इन मीटिंग्स थ्रू रेजोल्यूशंस। मीटिंग ऑफ मेंबर इज़ कॉल्ड जनरल मीटिंग। उसके बाद हमारे पास वोटिंग राइट, द राइट ऑफ अ मेंबर टू वोट ऑन एनी मैटर एट अ कंपनी मीटिंग, कि वो जो कंपनी की मीटिंग है वहाँ पे वो वोट वगैरह कर सकता है। अब किस तरह वो वोट कर सकता है, एक तो वो आइदर इन पर्सन कर सकता है खुद जाके, मतलब फिजिकली, थ्रू वीडियो लिंक के ज़रिए कर सकता है, अगर तो वो कंपनी उनको वो फैसिलिटी देती है, तो बाय प्रॉक्सी मतलब किसी और बंदे को अपॉइंट कर सकता है, या बाय पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट का भी आप आगे चल के पढ़ोगे, और इस चीज़ को भी, ये वोटिंग राइट वगैरह को भी ये अच्छे से याद कर लेना कि वोटिंग राइट क्या होता है और ये किस तरह से मतलब आप वोट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, सिंपल मेजॉरिटी से जो रेजोल्यूशन पास हो मेंबर्स की, जो मतलब वोट देने के अहल हो, इंटाइटल टू वोट, जो वोट देते हैं, और उन्होंने मतलब सिंपल मेजॉरिटी में जो रेजोल्यूशन पास की होती है उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। या तो वो प्रेजेंट इन पर्सन भी हो सकते हैं बाय प्रॉक्सी, या थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग है। सिंपल मेजॉरिटी वैसे तो ऐसे का कोई डिफाइन नहीं है कि ये कितनी होगी, ये मतलब लॉ भी स्पेसिफाई कर सकता है, और कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल्स वगैरह, सिंपल मेजॉरिटी का वो ही डिफाइन करते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ मेंबर्स इंटाइटल टू वोट। स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, 3/4 की। 75% लोग अगर तो मतलब हामी भर देते हैं जो भी रेजोल्यूशन में पास कर देते हैं, तो ऐसी रेजोल्यूशन को वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। एट अ मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 days नोटिस स्पेसिफाइंग इट इज़ अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन गिवन। और इसका एक तो 21 days पहले का नोटिस भी देना होता है, ताकि पता चल सके कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने लगे हैं। 21 days नोटिस से ये पता चल जाता है। और शॉर्ट है ये, मतलब छोटे पीरियड में भी हो सकते हैं, 21 दिन से पहले भी। इफ़ ऑल इंटाइटल मेंबर्स एग्री, अगर तो सारे के सारे मेंबर एग्री कर रहे हैं ना, तो आप इसको 21 days से पहले भी इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें रखते हैं कि एक तो 75% इसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा 21 days का नोटिस मतलब देना चाहिए मीटिंग से पहले। उसके बाद ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरी के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मतलब आप इसके भी अटैम्प्ट कर लेना। यहाँ पे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ये एंड हो गया।